सोशल पंडित में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारत में लागू हुए कुछ रोचक कानून के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसे एक्ट जिसका यूटिलाइज अगर अच्छी वे में हो तो वो कानून हमें बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन जैसे ही उसका उपयोग गलत डायरेक्शन में हो जाती है तो वो हमें बहुत बुरा तरीके से फंसा सकता है। तो ऐसे ही कुछ कानून हमारे देश में लागू हुए हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 एंड द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950। ये तीन ऐसे एक्ट है जो भारत में लगाए गए हैं। ठीक है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून लगाए गए या जो कानून पारित की गई है उसमें ये तीनों कानून के बारे में आज हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। ठीक है, तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और हम लोग तीनों को रिलेट करके देखेंगे कि ये कानून किस तरह से उपयोगी और किस तरह से ये दुरुपयोगी हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की, जो कि इन तीनों में सबसे बाद की है। ठीक है, तो हम लोग पहले बाद की देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे इंटरनल वाले, फिर उसके बाद हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अभी हाल ही में देश में कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है, और कोरोना की इस स्थिति से का जो अगर बात करेंगे हम, तो भारत में बाकी देशों की तुलना में थोड़ा कम है। इसका कहीं न कहीं एक रीजन भारतीय जो गवर्नमेंट है, भारत की जो अभी की शासन व्यवस्था जिनके हाथों में है, उन्होंने बहुत पहले ऐसा डिसाइड कर लिया कि हमें कोरोना से लड़ना है तो लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। आपको मैं एक बार और बता दूं कि लॉकडाउन का पालन तो सही तरीके से हो ही रहा था, लेकिन कुछ ऐसे जगह जरूर थे जहां पे लॉकडाउन का अवहेलना हुए डॉक्टरों पे और जो जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे या जो भी पुलिस कर्मी थे उन लोगों पे पथराव भी किए गए। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे भी लोग निकल करके आए, ठीक है, जो कि कोरोना को भगाने की तो दूर कोरोना फैलाने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के अवरोधक थे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा थे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर बाधा बन जाती है, तो हमारे पास, हमारे गवर्नमेंट के पास में एक कानून होती है जिसके तहत हम इस बाधा को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोरोना एक बहुत बड़ी पेंडेमिक है और इसको कुछ लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है, इसीलिए कभी कहीं पे थूक फेंक देना, कहीं पे टच कर जाना, या फिर कोरोना होने पर भी भाग जाना, चेकअप ना करवाना। ठीक है, तो ये एक सुसाइड है, ये एक ह्यूमन ऑर्गेनिक बम भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की। हाल ही में कोरोना के दौरान हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी नाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अपने राज्य में एनएसए कानून लगाएंगे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएंगे, और इसके तहत जो भी व्यक्ति भारत के सुरक्षा में बाधक बनेंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी इस कानून के तहत। तो इस कानून की अगर हम बात करेंगे कि ये कानून, तो अभी हमने सुना कि कोरोना के दौरान ये कानून लागू की गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन भारत में ये कानून का इतिहास क्या है, ये कानून बने कैसे, इसकी अगर हम लोग जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो भारत में ये कानून बनी थी 1980 में इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, इस कानून के तहत लगभग 18 सेक्शन होते हैं इस कानून के, और पूरी भारत में ये कानून लगाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में किसी इंडिविजुअल प्लेस पे भी ये लगाया जा सकता है, किसी भी इंडिविजुअल प्लेस पे, और इस कानून को लगाने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस कमिश्नर कर सकते हैं, लेकिन इसका रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए है। ठीक है, अब होता क्या है इस कानून में, मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। इस कानून के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं। एनएसए कानून के द्वारा होता यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा है उनको पकड़ के हम, ठीक है, बिना किसी वारंट के उन्हें हम लोग हाइड करके रख सकते हैं। हम उन्हें नजरबंद करके, हम उन्हें छुपा के, या फिर हम उन्हें जेल में बंद करके रख सकते हैं बिना किसी वारंट के। इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा।
उसके खिलाफ कोई भी वारंट नहीं है, कोई वारंट जारी नहीं की जा रही है, लेकिन उन्हें नजरबंद रखा जाएगा क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो शक के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो ये एनएसए कानून है, ठीक है, जिसके तहत हम लोग मैक्सिमम 12 महीने तक उस व्यक्ति को चाहे तो जेल में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाती है जब कई लोग घातक हो जाते हैं या फिर कोई ग्रुप घातक हो जाती है, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की जो भारतीय गवर्नमेंट है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यह एक्ट लाया गया था, पारित की गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। वैसे तो ये एक्ट कुछ नहीं है। अगर हम इंदिरा गांधी शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो एक बहुत ही रोचक कानून पास की गई थी इंदिरा गांधी के ही समय में, ठीक है, वो 1971 में नेशनल या फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में ये एक्ट पास की गई थी, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको हम लोग मीसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में ये कानून भी लाई गई थी। और इस कानून के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कानून जो है आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान 75 से 77, 1975 से 1977 तक लगभग 21 महीनों तक लगने वाली ये आपातकाल के दौरान इस कानून का बहुत सारा दुरुपयोग किया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया जब बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां या फिर बहुत सारे जो समाज सेवी थे, समाजवादी थे, उन लोगों के द्वारा जब कांग्रेस जो उस समय की सत्ता में थी, उन पर जब ये अटैक होने लगी, ठीक है, उन पर जब विरोधाभास होने लगा, आपातकाल लगाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन जब करना शुरू किया, तो इंदिरा गांधी सरकार ने 75-77 के दौरान ये मीसा एक्ट में कई तरह का संशोधन कर करके और लगभग 1 लाख मीसा बंदी कैद किए गए, लगभग 1 लाख लोगों को कैद करके जेल में रख दिया गया। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी थे उसमें कि लगभग आपातकाल के दौरान 21 महीनों तक जेल में रहे। इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊं तो आज जितने भी हम लोग गवर्नमेंट, अभी जो हाल ही के गवर्नमेंट जो देख रहे हैं हम लोग, जो सरकारें देख रहे हैं जो कांग्रेस से हटके हैं, कहीं ना कहीं ये जितने भी कांग्रेस विरोधी जो भी पार्टी बनी थी, वो आपातकाल के दौरान मीसा कानून के द्वारा जो जेल में बंद थे, वही सब लोग आज विपक्ष में खड़े हैं। और आज विपक्ष में नहीं कह सकते, कांग्रेस के विपक्ष में खड़े हैं। मैं कुछ चुनिंदे लोगों का नाम भी बताना चाहूंगा कि जो मीसा कानून के द्वारा जेलों में बंद थे। ठीक है, दमनकारी चक्र थी ये कांग्रेस की, ठीक है, जो आज तक कांग्रेस इसकी दंश झेल रहा है। मैं कुछ लोगों का नाम बताने जा रहा हूं, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर थे, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, ये बड़े बड़े बीजेपी के लीडर, लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ये सब लोग भी उस मीसा कानून के तहत जेल में बंद थे। तो ये कहीं ना कहीं आपातकाल के विरोध करने वाले लोग जो भी थे, चाहे वो कोई राइटर हो, पत्रकार हो, या फिर मीडिया कर्मी हो, या फिर समाज सेवी हो, या फिर हो विरोधी दल के नेता, सभी लोगों को नजरबंद करके जेल में बंद कर दिया गया था मीसा कानून के तहत। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही रोचक बात यह है, हमारे भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियन और बिहार के नामचीन पॉलिटिशियन लालू प्रसाद भी मीसा कानून के तहत जेल में थे। ठीक है, 1976 में लालू यादव की पहली संतान, ठीक है, लालू यादव की पहली बेटी का जन्म होता है, ठीक है, और वो उस दौरान जेल में रहते हैं। तो लालू यादव ने अपनी पहली बेटी का नाम इस कानून के नाम पे रखा था मीसा। आपको पता होना चाहिए कि लालू यादव की बेटी का नाम मीसा भारती है। तो कहीं ना कहीं वो इस कानून के से प्रेरित होकर के ही उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था। आज मीसा भारती राज्यसभा सांसद है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी कि लालू यादव जी भी जेल में थे, बाकी बड़े लीडर भी जेल में थे। अरुण जेटली जैसे लीडर जो कि मात्र 22 ईयर्स के थे उस समय में, मात्र 22 साल की उम्र में वो गए थे, और उन्होंने इस बात को बताया भी था कि मैं इस
इसका विरोध करते हुए जब जेल में गया तो मुझे लगा कि मैं सत्याग्रह करके जेल में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये उनके अंदर एक हैप्पीनेस फीलिंग भी थी, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक में वहां से ही उनका पर्दापण भी हुआ था। तो मीशा कानून के द्वारा बहुत सारे लोगों को बंदी बनाई गई थी, तो ये भी एक कानून है, ठीक है। उससे पहले अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे तो एक ऐसा ही कुछ कानून आया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध सबको पता होना चाहिए कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चली थी। यूरोप की धरती पर होने वाले विश्व युद्ध का प्रकोप पूरे विश्व में था। अमेरिका जैसे देश भी उससे अछूते नहीं थे, भारत जैसे देश भी उससे अछूते नहीं थे। तो भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक कानून बनाई जाने वाली थी और वो था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन वो उस दौरान तो नहीं बन पाई। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत ही यह कानून बनकर आया, जब रॉलेट एक्ट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया। रॉलेट एक्ट कमेटी ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को अप्रूवल दिया, तो ये कानून बन के आया और जिसको हम लोग दूसरा नाम रॉलेट एक्ट कानून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिसके तहत होता क्या था कि भारत रक्षा कानून, यानी कि भारतीय गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी बोलेंगे उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, उसको पकड़ के पीटेंगे, कोड़े लगाएंगे, इस तरह के कानून थे। सबको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। और ये कानून जो बनाई गई थी, कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हम लोगों को ठगा गया था, हमारे जो लीडर थे उस समय के बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उनको जो प्रपोजल देना था वो नहीं दे पाए और इसके लिए उन्होंने ये कानून लेकर के आया। या फिर गदर वो जो मूवमेंट चल रही थी, गदर पार्टी, उसके अगेंस्ट में ये कानून लेकर के आया। तो कहीं ना कहीं बातें तो ये है कि किसी भी देश विरोधी गतिविधियों को दबाने के लिए इस तरह के कानून को लाया जाता है। लेकिन क्या यह सही है, क्या यह पूरी तरह से यूटिलाइज की जाने वाली है या नहीं? अगर हम इसकी बात करें तो इसका यूटिलाइजेशन में बहुत ही सतर्कता की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छे से उपयोग करना बहुत जरूरी होती है किसी भी कानून का। और चूंकि अभी योगी आदित्यनाथ यूपी में जो कानून लेकर के आने से आए, ये अच्छी पहल है, ये उनकी बहुत ही अच्छी कंडीशन है। लेकिन वही अगर हम बात करें 1977 में आपातकाल के दौरान जो लगाई गई कानून थी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुष्कर था, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि कानून जो भी हो उसका यूटिलाइजेशन अच्छी ढंग से हो तो वो हमें अच्छा बनाता है। अब थोड़ा सा हम लोग ना बात कर लेते हैं आर्टिकल 21, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इसका इंपोर्टेंस भी है, जिक्र होती है आर्टिकल 21 की। इसीलिए मैंने इस छोटे से बॉक्स में आर्टिकल 21 को भी डाला है कि आर्टिकल 21 में होता क्या है, ठीक है। आर्टिकल 21 को थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं कि एवरी पर्सन द राइट ऑफ लाइफ एंड द लिबर्टी, प्रत्येक व्यक्ति को उसका व्यक्तिक और जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, लाइफ का अधिकार हर किसी व्यक्ति को है, और लिबर्टी का भी अधिकार है, उनको अपने तरीके से जीने का, उनको हर तरह का जो आत्मसम्मान है उनकी वो बनी रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो मान लो किसी जगह पर कोई बंधुआ मजदूर काम कर रहे हैं और आपको पता चला कि ये बंधुआ मजदूर है और आप उसको वहां से रिहा करवा दिए, किसी भी तरह से, कानून की मदद से हो या अपनी मदद से हो, आप उसको वहां से आजाद करवा दिए। तो सिर्फ आजाद कराना, ये तो उनकी लाइफ मिल गई, उनकी जीवन मिल गई, लेकिन अच्छी जीवन के लिए भी उनके साथ और भी कुछ काम करनी चाहिए, उनको भारत के मुख्य धारा में जोड़ना भी हमारा एक कर्तव्य होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि एवरी पर्सन द राइट ऑफ लाइफ, सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और जीवन सिर्फ वैसे नहीं जीने का अधिकार है, उनकी लिबर्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कानून व्यवस्था थी जिसके यूटिलाइजेशन पे हमने बात किया, जिसका उपयोग और दुरुपयोग पे बात किया, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सजेशन के लिए कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।